अरे आपका शुक्रिया। आपके मकासद और थे। मॉडल टाउन में आपके लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, आपको इंसाफ नहीं मिला, आप इसलिए आए। मैं तो 1 साल पहले से फैसला किया हुआ था कि अगर इन्होंने हमें धांधली में इंसाफ ना दिया, मैं तो हर जगह कह रहा था कि अगर इंसाफ ना दिया मैं इंसाफ लेने के लिए पाकिस्तान की सड़कों पे आऊंगा, और वो मैं निकला। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारुल कादरी, हम तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं कभी नहीं भूलूंगा अवामी तहरीक के कारकुनों को कि 31 अगस्त की रात को जब नवाज शरीफ ने रियासत की दहशतगर्दी हमारे पे की, हमारे लोगों को 7 लोगों को शहीद किया, 500 लोग अस्पताल गए, 45 लोगों को गोलियां मारी, निहत्थे लोगों को, और 25 लोग जो पिम्स में जख्मी थे उनको उठा के ले गया। मिसिंग पर्सन है वो। अपनी आंखों से मैंने देखा कि पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है निहत्थे शहरियों के खिलाफ। और उस दिन अवामी तहरीक के कारकुनों ने जिस तरह मुकाबला किया नवाज शरीफ के गुल्लू पट्टों का, मैं पाकिस्तान की पुलिस नहीं कह रहा, मैं पंजाब की पुलिस नहीं कह रहा, क्योंकि जो हमारी असल पुलिस है उन्होंने इनकार कर दिया था कि निहत्थे शहरियों के ऊपर वो गोलियां चलाएंगे। ये नवाज शरीफ के गुल्लू पट्ट थे जिन्होंने आके दहशतगर्दी की। और मेरे सामने सुबह 2 लोगों को शहीद किया गया जब मैं कंटेनर पे देख रहा था। तो अवामी तहरीक के कारकुनों ने जिस हौसले से और जज्बे से मुकाबला किया, डॉक्टर तारुल कादरी, आपका और अवामी तहरीक के कारकुनों का हम हमेशा शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जो हमारा धरना है, मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं निकला था धरने पे, तो मेरी कोर कमेटी ने मेरे से पूछा कि इमरान खान कितनी देर रहोगे आप धरने पे? अगर नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता कितनी देर रहोगे? मेरे पाकिस्तानियों, ये सारी कोर कमेटी वहां बैठी थी, ये गवाही देगी। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मैं तब तक बैठूंगा जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं लेता। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, सितों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब धरने में जितने भी लोग आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खास तौर पे तहरीक इंसाफ की ख्वातीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर रोज उस धरने में आई। बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं, नौजवानों का करता हूं, जिन्होंने दुनिया का रिकॉर्ड किया है। 72 दिन धरना करना दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। और जो लोग कह रहे थे ये लंदन प्लान है, ये मार्शल लॉ लगाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह अल हक है, सच सामने आ गया। बताओ कि कौन सा दुनिया का प्लान हो सकता है कि आप 72 दिन धरना करें? कौन सा ऐसा प्लान हो सकता है? चौथे दिन के बाद लोग ना आते तो प्लान खत्म हो गया था। वो तो मुझे इत्मीनान था अपनी कौम पे, मुझे पता था कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है कि हमने जालिम का मुकाबला करना है, और मुझे पता था कि कौम ने निकलना है। मुझे पता था कि 5 दिन के नोटिस पे जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना का फैसला किया, 5 दिन में, मुझे पता था कि लाहौर के लोग खुद निकलेंगे। मुझे जब 3 दिन के वक्फे में जब हमने फैसला किया कराची का जलसा होगा, मुझे पता था कि कराची के लोग तैयार हैं, निकलेंगे। और मुझे पता था मियांवाली में निकलेंगे, सरगोदा में निकलेंगे, और मुल्तान में जितने लोग स्टेडियम में थे उतने बाहर थे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जाग गई है। लोग जाग गए, लोग समझ गए हैं
कि तब्दीली का वक्त आ गया। तो जो ये समझते हैं कि मैं धरना छोड़ दूंगा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो तो मुझे नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो मुझे 40 साल से जानती है, जब से मैं क्रिकेट के मैदान में था। पाकिस्तानी कौम मुझे तब से जानती है जब मैं क्रिकेट खेलता था। पता नहीं आप में से नौजवान हैं, आप शायद ना जानते हो, लेकिन एक चीज सबको पता था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता था और कभी हार नहीं मानता था। तो अगर किसी का ख्याल है कि मैं यहां से उठ जाऊंगा धरने से, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, अगर वो वक्त आ गया कि लोग थक गए, लोगों में स्टेमिना खत्म हो गया, लोग ना आए, अगर ये भी वक्त आ गया कि हमारे पास पैसा ना हुआ, हमारे पास लाइटिंग के लिए और साउंड के लिए पैसा ना हुआ, वो भी वक्त आ गया, पैसा ना भी हुआ, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अकेले तंबू में भी रहना पड़े, मैं वहां रहूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मुस्कुराता रहे, पैसा ना भी हुआ, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अकेले तंबू में भी रहना पड़े, मैं वहां रहूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ, मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी, दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई बस्ती में घूमता वारा हूँ, हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओना, तो मुझे आओना, लड़ो मुझे, मेरे दिल में देखो आग, मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था तो लोग मुझे कहते थे, इमरान खान अगर अस्पताल बन गया तो चलेगा कैसे? मैं उनको कहता, आपने बनाया है और आप ही ने चलाना है, और चल रहे हैं, आज पाकिस्तानी चला रहे हैं। 350 करोड़ रुपया हर साल इकट्ठा करता है पाकिस्तानी शौकत खानम के लिए। 350 करोड़ रुपया जो अस्पताल 70 करोड़ में बना था, हर साल गरीबों के इलाज पे 350 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है। तो अब मेरे से पूछते हैं, आसिफ जरदारी ने भी पूछा कि इमरान खान पैसा किधर से आता तुम्हारे पास? आसिफ जरदारी, वैसे नहीं आता जैसे आपके पास आया है। ये पैसा चोरी का नहीं है, ये करप्शन का नहीं है, ये पैसा पाकिस्तानी कौम देती है हमें। ये सामने हमारा अकाउंट नंबर है पाकिस्तानियों। अगर पाकिस्तानी कौम तहरीक इंसाफ को पैसा देगी तो तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तानियों के लिए काम करेगी। अगर मैं बड़े बड़े लोगों से, सनतकारों से, सरमायाकारों से पैसा लूंगा तो मुझे भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह सरमायाकारों और जागीरदारों के लिए काम करना पड़ेगा, आपके लिए नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे पैसा नहीं लेना, आपसे पैसा लेना है। छोटे दें, 10 रुपए दें, 20 रुपए दें, 100 रुपया दें, लेकिन धरना आपने चलाना है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, आपने मेरी बड़ी मदद की, आपने भी हमें पैसा देना है, क्योंकि अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं तंबू में बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर हमारे पास पैसा आता रहा तो ये जो तहरीक है ये सारे पाकिस्तान में फैलेगी। खर्चा तो कम है हमारा स्टेज का और लाइटिंग का, लेकिन जो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं वो ये
मियां साहब ये समझ रहे थे कि धरना खत्म हो जाएगा, लोग थोड़े से आएंगे। मियां साहब सुन लो और पाकिस्तानियों सुन लो, 30 नवंबर को मैं सारे पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूं कि इस्लामाबाद धरने पे मेरे पास पहुंचो। लाखों लोगों को मैंने कहना है कि इस्लामाबाद पहुंचो, क्योंकि नवाज शरीफ ने अगर इस्तीफा ना दिया, जो वो अभी नहीं देगा इसलिए कि उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, मेट्रो के, कोयले के प्लांट्स के, अरबों रुपए की कमीशंस कमानी है, तो उसके लिए रिजाइन करना इसलिए मुश्किल है कि अरबों रुपया भी जाएगा साथ, इसलिए उसने रिजाइन अभी नहीं करेगा, लेकिन हमने रिजाइन करवाना है। और पाकिस्तानी कौम तैयार हो, पुरअमन एहतजाज करेंगे, धरने हमारे चलते रहेंगे, मेरे जलसे भी चलेंगे। अगले मुहर्रम के बाद 2-2 जलसे होंगे हर पाकिस्तान के शहरों में, धरना भी चलेगा। लेकिन 30 तारीख को सारे पाकिस्तान से अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह। कभी पाकिस्तान में इतनी पब्लिक नहीं होगी जो 30 नवंबर में हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में लेके आएंगे। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक है, अज मेरा जी करदा है इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। 30 को तैयारी कर लो पाकिस्तानियों, अवाम का समुंदर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और मियां साहब जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लेना, लोगों को नहीं आप रोक सकेंगे। जितनी मर्जी पुलिस ले आना, आप नहीं लोगों को रोक सकते, क्योंकि पहले तो हमने 14 का वक्त दिया और 15 की 16 की सुबह पहुंचे। अब मैं वहां बैठा हूंगा 30 को, और सारे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद, पिंडी, पख्तूनख्वा से अवाम का समुंदर पहुंचेगा। और एक चीज सबकी जुबान पे होगा कि गो नवाज, गो नवाज। और गो नवाज, गो नहीं सिर्फ गो निजाम गो। नवाज शरीफ एक सोच की नाम का, नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है, एक सोच का नाम है, एक जुल्म के नाम को बचाने का नाम है। नवाज शरीफ को जब हम गो कहते हैं, इसके साथ सारा निजाम भी हम जाना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि नवाज शरीफ आप इस्तीफा दें, जो धांधली हुई आपके नीचे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, ये सारी दुनिया में जमहूरियत का असूल है। अब जरा ये सुने, हम पहुंचे क्यों वहां। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने कि हमने इन्हें कहा कि 4 हल्के खोल दो। हमने कहा 4 हल्के खोल दो, अगर उनमें गिनती ठीक निकली हम आपको मुबारक देंगे, लेकिन अगर उनमें धांधली निकली तो आपको सारे इलेक्शन का खोलना पड़ेगा और उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। तो अब जरा सुने, मेरा एक हल्का है उन 4 में से, हल्का NA 122। जरा सुने कि अब तक 1.5 साल हो गया है पाकिस्तानियों, 1.5 साल हो गया है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ गिनती करवा दी जाए, सिर्फ वो हल्के में वोट्स की गिनती करवा दी जाए। 1.5 साल हो गया, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। 10 महीने स्पीकर साहब स्टे ऑर्डर के पीछे छुप गए। एक अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए कि जी गिनती नहीं होनी चाहिए। वो स्टे ऑर्डर गया, गिनती शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा कि जज बदलो। तो जो मेरे हल्के के नीचे हल्का था, जरा पाकिस्तानियों सुने कि उसके अंदर क्या रिजल्ट निकला, ये जरा गौर से सुने। मेरे नीचे था हल्का PP 147, तहरीक इंसाफ का वहां कैंडिडेट मुकाबला कर रहा था, शोएब सिद्दीकी।
शोएब सिद्दीकी ने कहा कि ट्राइब्यूनल के जज को कि अगर आप सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन की गिनती करा दें, अगर वो ठीक निकली तो मैं पीछे हट जाऊंगा, अगर नहीं निकली तो पूरा खोलो। जरा सुने 6 हलकों में क्या निकला। 4726 वोट थे 6 हलकों में। एक पोलिंग स्टेशन में 6 पोलिंग स्टेशन के अंदर उस हलके में 4726 वोट, उसमें से बोगस वोट कितनी निकली? 3240। 4726 में से बोगस वोट निकली 3240। उसके बाद उनको बाकी 117 पोलिंग स्टेशन खोलने पड़े और वो सुने क्या निकला। सुने जरा ये 60 पोलिंग स्टेशन में शोएब सिद्दीकी की कोई वोट ही नहीं थी। प्रोविंशियल असेंबली के पोलिंग स्टेशन 60 में उसकी कोई वोट नहीं थी। उधर किसकी वोट निकली? इमरान खान की, जो नेशनल असेंबली की इलेक्शन लड़ा था, मेरी वोट उधर डाल दी। 60 पोलिंग स्टेशन में मेरी वोट डाल दी। और वो आगे सुने 60 पोलिंग स्टेशन में उसकी कोई वोट नहीं, मेरी डाल दी। 10 पोलिंग स्टेशन में कोई बैलेट पेपर नहीं निकला, खाली थे। यानी 10 पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर। ये ट्राइब्यूनल का जज कह रहा है। उसके बाद 15 पोलिंग स्टेशन में काउंटर फॉइल्स ही नहीं थी, यानी जाली वोट थी। और एक पोलिंग स्टेशन में बैग के अंदर सिर्फ रद्दी मिली। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्या इसलिए एयाज सादिक स्पीकर साहब डर रहे हैं खोलने से? क्या इसलिए आप छुपे हुए हैं स्टे ऑर्डर के पीछे? कितनी देर आप छुपे रहेंगे? एयाज सादिक, मैं धरना तब तक दे रहा हूं जब तक ये बैग्स नहीं खुलेंगे। और जब ये खुलेगा, NA 122 जिधर मुझे लाहौर में हराया गया है, पाकिस्तानियों समझ जाओ कि आप सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई है। दिल में होने इंसाफ को हो इंसाफ कहे इमरान खान, जो चली है अब तहरीक के होगा ठीक खान, जो चली है अब तहरीक के होगा ठीक प्यारा पाकिस्तान। दिल में होने इंसाफ को हो इंसाफ कहे इमरान खान, जो चली है अब तहरीक। अच्छा, अब क्यों हमने ये धरना जारी रखना है? क्योंकि पाकिस्तानियों, ये फैसला कुन जंग है। ये जंग फैसला करेगी कि क्या ये नवाज शरीफ और जरदारी का पाकिस्तान रहेगा या नया पाकिस्तान बनेगा। क्या ये स्टेटस को जीतेगा या तब्दीली जीतेगी। क्या ये जुल्म और नाइंसाफी का निजाम रहेगा या हम एक अदल और इंसाफ पे पाकिस्तान बनाएंगे। क्या हम आजाद पाकिस्तान बनाएंगे या इनकी तरह गुलामी करते रहेंगे, कभी किसकी कभी किसकी। अभी शेख साहब ने बात की नरेंद्र मोदी की। मेरे पाकिस्तानियों, मैं उसकी तकरीरें सुन रहा हूं, जहर उगल रहा है, जहर उगल रहा है कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इधर से मियां साहब खामोश बैठे हैं। खामोश इसलिए बैठे हैं कि हजरत अली का कौल है कि कभी ताजर को मुल्क का सरबराह ना बनाओ। वो अपनी बिजनेस करेगा या मुल्क चलाएगा। बिजनेस बेटा कर रहे हिंदुस्तान में जाके, इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान से चीजें खरीद रहा है, डील्स कर रहा है। तो मियां नवाज शरीफ कैसे एक आजाद प्राइम मिनिस्टर, एक आजाद मुल्क का फैसला करेगा। उधर ड्रोन अटैक्स होते हैं, मियां साहब चुप है। तो पाकिस्तानियों, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को फिर से कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, एक सुनहरी मौका है आपके लिए। नए नए बने हो प्राइम मिनिस्टर,
बर्रे सगीर में हर 3 में से 2 लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। क्या हमें गुर्बत खत्म करनी चाहिए या अपने इंतहा पसंदों को आपने खुश करने के लिए ये पढ़ के मारते रहना है? नरेंद्र मोदी, ये वक्त है कि कश्मीर का मसला हल करो। ये वक्त है कि कश्मीरियों को उनके हकूक दो, उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका दो। धरती से बजाय 7 लाख फौज को वहां खड़ा करो। कभी फौज भी मसले का हल होती है अपने लोगों के ऊपर। तुमने कश्मीरी लोगों पे जो फौज रखी हुई है, ये कोई हल नहीं है। उनको ये वक्त था, अगर तुम स्टेट्समैन हो तो ये वक्त था कि कश्मीरियों को उनके हकूक देते। ये वक्त था कि गुर्बत हटाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात ठीक करता, क्योंकि हम मिलकर तिजारत शुरू करें। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम गुर्बत कम कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अब सरबराह बने, उसका एक मिशन होनी चाहिए कि कैसे गुर्बत खत्म करनी है। और गुर्बत हथियारों से नहीं खत्म होती, गुर्बत जंग से और बढ़ती है। जो पैसा हथियारों में जाना वो अपने लोगों पे लगाना चाहिए। तो मैं मोदी साहब आपको फिर से मशवरा दे रहा हूं कि ये गलत रास्ते पे चले गए हो। हां, आपके प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, वो जीत गए आप बढ़ के मार के, लेकिन आगे सोचें कि बड़े सगीर में अमन कैसे लेके आएंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे। पूरा करेंगे सब नुकसान, तुम देखना मेरी जान। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तानियों 2 पाकिस्तान है इस वक्त, एक ताकतवर का और ये पुराने जालिमों का। इनको पाकिस्तान का निजाम नहीं पकड़ सकता। सुने जरा, कानून ये है कि 20 लाख से ज्यादा अगर आपने कर्जा देना है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये कानून है। नवाज शरीफ और इसके खानदान ने 350 करोड़ रुपए का बैंकों का पैसा देना है। वो कैसे इलेक्शन लड़ लेता है? यानी आम लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मियां साहब के ऊपर करप्शन के केस है, वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। मियां साहब के ऊपर टैक्स की चोरी का केस है, वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। मियां साहब ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। आसिफ जरदारी ने असासे नहीं डिक्लेयर किए, वो सदर बन जाता है। मैं ये पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान का जो इंसाफ का निजाम है, ये बड़े बड़े ताकतवर लोगों को नहीं पकड़ सकता? ये जरा सुने, मियां साहब जब पहली दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने तो सरकारी बैंकों से जिनके हेड ये खुद लगाते थे, उनमें से जरा इन्होंने पैसा देके कर्जा कितना लिया? 1 अरब 56 करोड़ इत्तेफाक फाउंड्री के लिए 1990 में, 55 करोड़ हसीब विकास शुगर मिल के लिए, 45 करोड़ रमजान टेक्सटाइल मिल के लिए, 34 करोड़ चौधरी शुगर मिल के लिए। तो क्या मियां साहब इसलिए आप इक्तदार में आए थे कि आप इक्तदार में आके अपनी बिजनेस चलाएं? मियां साहब का खानदान अमीर हो गया, जरदारी का खानदान अमीर हो गया और पाकिस्तानी कौम गरीब हो गई। क्या पाकिस्तान की अदलिया इनको पकड़ सकी है? नहीं पकड़ सकी। आसिफ जरदारी का 6 अरब रुपया स्विट्जरलैंड में पड़ा था। क्या पाकिस्तान